ठीक है यार, रिकॉर्डिंग भी करवा रहा हूँ, ये आज का प्लान है, ठीक है ना। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से आते हैं, मुझे पेज नंबर आप आ जाओ। मैं अपने पास स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ, आप अपने पास किताब खोल लो, एंगेजमेंट लेटर के अंदर आप जो पास पेपर्स आ रहे हैं ना स्प्रिंग 2019 का, एंगेजमेंट लेटर के आखिरी उसमें वहां आ जाओ। पेज नंबर 16। ठीक है, पेज नंबर 16 पे आ जाओ, वॉल्यूम 1। ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर इंटरनल ऑडिट पे चलेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या थ्योरेटिकल सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे? क्योंकि थ्योरेटिकल की ड्राफ्टिंग में कुछ है ही नहीं, और थ्योरेटिकल जितने भी सवालात हैं जो रट्टा वाले थे, जो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट को रिप्रोड्यूस करना था, उसके जवाबात वॉल्यूम 2 के अंदर ऑलरेडी दिए हुए भी हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। यहां तक क्लियर होना सारे, इसीलिए अब हम सिनेरियो बेस वाले स्प्रिंग 2019 के सवाल पे आ रहे हैं। क्या समझे? सारे साथ हैं? ऑनलाइन वाले साथ हैं सारे? जवाब आ जाएंगे मुझे 2-3। सही है, सिनेरियो बेस वाला करवा रहा हूं डिस्कस। और कितने कर चुके थे हम कर चुके थे सारे के सारे जितने तुम्हारे थ्योरेटिकल सवाल थे, कॉन्सेप्ट को रिप्रोड्यूस करना था। अच्छा सर, आपने, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी पेज नंबर 16 है, इस पे क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है समर 2010 का। इसके अंदर आ रहा है पार्ट बी। सर ये पार्ट बी को आप कट कर दें, ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा। सही है सर, पार्ट बी को आप क्रॉस कर दें, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? सर समर 2010 क्वेश्चन 8 का पार्ट बी, समर 2010 पेज नंबर 16, इसको आप क्रॉस कर दें, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पेरेंट कंपनी का ऑडिट करने वाला ऑडिटर, क्या सब्सिडरी के ऑडिट करने वाला ऑडिटर अगर सेम हो, तो क्या वो एंगेजमेंट लेटर 2 भेजेगा या 1 भेजेगा? ठीक है, ये सवाल है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको कट कर दें। अच्छा, उससे पहला ए वाला जो है वो पढ़ के देख लीजिएगा, वो प्री कंडीशन है, वो पिछले सवालों से रिपीट हो रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा वाला जो है वो है एक्सेप्टिंग द चेंज रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी अगर मैनेजमेंट आपसे चेंज टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट को चेंज करने की रिक्वेस्ट करे तो आपका क्या तरीकाकार होगा, वो पार्ट सी है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाए आप पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 ए स्प्रिंग 2019 में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पिक्चर ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। नहीं, मुझे कुछ, मैंने सवाल डाउनलोड किए वो शेयर करने, लेकिन मसला नहीं है, मैं कर दूंगा शेयर। हाँ नहीं नहीं, इसको खुला रहने दो, मैं इसको यहाँ से ग्रुप से शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, सवाल रीड कर लें। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म, सबके पास बुक है ना? बुक है सबके पास? गुड। सवाल रीड करें। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Your firm has been appointed as the auditor of a listed company, Rustam Rais Limited. Rustam Rais Limited for the year ending 31 December 2019. RRL has been publishing their annual financial statements within 1 month. अच्छा सर, ये कह रहा है कि यार हर 1 महीने के अंदर RRL जो है वो अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश कर लेता है। मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है। हम कौन सा सवाल डिस्कस कर रहे हैं? स्प्रिंग 2019 आयजा 210 वाला। सवाल के अंदर उसने कीवर्ड्स लिखे हैं कुछ। वो कह रहा है कि यार एक तो आरआरएल 1 मंथ के अंदर अपने अकाउंट्स पब्लिश कर लेता है, आरआरएल पब्लिश अकाउंट्स विद इन
1 मंथ, एक कीवर्ड ये, ठीक है। अच्छा सर कैसे पता चला कि कीवर्ड है? सर आगे अभी आ रहा है, एंड हैव सेट स्ट्रिक्ट डेडलाइंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। थोड़ा क्रिटिकल, कोई कान खड़े हुए, बात समझ आई कि सर क्रिटिकल है, और 1 मंथ फ्रॉम द ईयर, मतलब 1 मंथ ईयर एंड जैसे ही होता है, 1 महीने के अंदर अंदर अकाउंट फाइनल करने होते हैं, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं कंप्लीशन ऑफ ऑडिट की। तो सर यहां से आ गया स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। आपको ये बात क्योंकि उसने बता दी, अब आपने करना क्या है, आपने इस सिनेरियो में सोचना है कि जब आप एंगेजमेंट लेटर भेजने वाले हो और आपको ये बात पहले से ही पता चल गई है, तो आप इसको एंगेजमेंट लेटर में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। इससे पहले तो नॉर्मल बात बताता, यू आर द ऑडिट मैनेजर, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी रुस्तम रईस लिमिटेड, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडिंग। से इतनी बात बताई है कि आपकी फर्म को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद वो बता रहे कि स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं फर्दर, इस साल दिस ईयर आरआरएल हैज चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू पीपी फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन मॉडल, यानी कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, हिस्टोरिकल से कहां पे गई है, रीवैल पे गई है, रीवैल मॉडल पे गई है। क्या चीज सर, पीपी। सर ये बस 2 ही पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सर रिक्वायरमेंट्स देखें, लिस्ट द मैटर रिलेटेड टू द गिवन सिनेरियो ओनली, ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि रिलेटेड टू द गिवन सिनेरियो ओनली, सिर्फ और सिर्फ गिवन सिनेरियो के अंदर दिए हुई बातों को लिस्ट करना है जो आप इंक्लूड करना चाहेंगे, विच यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर अलोंग विद देयर जस्टिफिकेशन। यानी एक तो हमें वो मैटर्स लिस्ट करने, इसने नहीं बताया कितने, इसने बोला है लिस्ट द मैटर्स, यानी जितने भी आपको मिलते हैं उतने आपने लिस्ट करने हैं। अच्छा जी, जो आप चाहते हैं कि एंगेजमेंट लेटर में होने चाहिए उनकी जस्टिफिकेशन के साथ लिखना है, और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ गिवन सिनेरियो से रिलेटेड लिखना है, इधर उधर की बात नहीं लिखनी है। समझ आ रहा है सवाल, रिक्वायरमेंट समझ आ रही है कि लिस्ट करना है एंड जस्टिफिकेशन देनी है, सिर्फ लिस्ट करने पे इक्तिफा नहीं करना, लिस्ट करने के साथ जस्टिफिकेशन भी देनी है, और गिवन सिनेरियो के हिसाब से भी होना चाहिए, यानी कि अदर मैटर्स और फंडामेंटल बातें जो थी, एडिशनल मैटर्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर और फंडामेंटल बातें सारी लिख दूंगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, सारी भी लिख दूं क्योंकि सिर्फ सिनेरियो के हवाले से बात करनी है। सर आप देखें एक बात, अब इसको पढ़ने के बाद ना रिक्वायरमेंट, जब आपने 2 बातें निकाल ली थी, आपने कहा ऐसे तो 2 बातें मैंने निकाल ली कि एक तो स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, दूसरा ये कि रीवैल मॉडल है। सर यहां तक पढ़ने के बाद आपको लगा सिर्फ 2 ही बातें, लेकिन अब दोबारा जब आप सवाल पढ़ेंगे ना आपको कुछ नजर आएगा। देखें, यू आर द ऑडिट मैनेजर, आप एक ऑडिट मैनेजर हो। उसके बाद वो कह रहा है कि योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, आपकी फर्म अपॉइंट हुई है, आपकी फर्म अपॉइंट हुई है, ये नहीं लिखा हुआ यू हैव बीन ऑडिटिंग दिस फर्म फॉर पास्ट 5 इयर्स। पिछले पेज पे जाओ जरा, पेज नंबर 14 पे जाओ, पेज नंबर 14 पे जाओ, 2015 देखो, ऑटम 2015 का जवाब देखो, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे ऑटम 2015, ऑटम 2015 क्वेश्चन 2, पहली लाइन पढ़ो, योर फर्म हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एलिगेंट लिमिटेड। रीअपॉइंटेड कह रहा है, मतलब पिछले साल भी यही ऑडिटर थे, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ो, आगे आते हैं, आगे आते हैं, कौन सी एग्जाम्पल है, इसके बाद रीअपॉइंटेड वाली एग्जाम्पल है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई स्प्रिंग 2019 के अंदर वो कह रहा है योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। समर 2011 में जाओ, समर 2011 में जाओ, उसमें पढ़ोगे तो लिखा हुआ आ रहा है, सर द डायरेक्टर ऑफ एसपीआर आर इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। पेज नंबर 15 का आखिरी सवाल, समर 2011। समझ आ रही है बात? सर इसमें फर्क क्या है? सर इसके अंदर एक कीवर्ड छुपा हुआ है। सर ये जब तक आप दूसरे सवाल कर करके ड्राफ्टिंग में चीते नहीं हो गए होते ना, तो आप ये डिफरेंस कभी भी पकड़ ही नहीं सकते कि सर ये मेरा रिकरिंग ऑडिट है या मेरा ये फर्स्ट टाइम ऑडिट है। सर जब फर्स्ट टाइम ऑडिट होता है, रिकरिंग ऑडिट होता है, तो हमने ये फर्क पड़ा था कि रिकरिंग के अंदर एंगेजमेंट लेटर भेजना है नहीं भेजना। यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट बात आ गई? सर यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए आ गई कि आप फर्स्ट टाइम ऑडिट में आए हो, तो अब आप सोचो कि एडिशनल मैटर्स जो आपने पढ़े थे एंगेजमेंट लेटर के, उसमें कौन सा मैटर है जो आप लिखोगे एंगेजमेंट लेटर में। अगर आप पहली बार कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, यानी आपका फर्स्ट ईयर है, तो आप कौन सा मैटर लिखोगे? जरा सोचो और मुझे बताओ चैट में। यार कोई जवाब दे दोगे? 23 बच्चा है क्लास के अंदर यार।
जबरदस्त जबरदस्त, एक जवाब आया है मुझे, एक जवाब आया है। एवरीवन करके मत दो ताकि सबको पता चल जाए भाई, चिक चिक के नहीं बताओ सबको। हाँ जी, और कोई बताएगा, जवाब देगा भाई। कई बच्चे, किस बच्चे क्लास के अंदर यार। मुबशिर, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस थोड़ी होगा यार। अगर मैं पहली बार ऑडिट कर रहा हूं तो इसका मतलब सर पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया होगा, पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया होगा सर। तो तीसरी चीज क्या है कि ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑडिट है। सर ये मैंने सवाल में से कुछ बातें निकाल के लिखी हैं। अब मैंने सवाल में से कुछ बातें निकाल के लिखी है, तो क्या मैं ऐसे ही सिर्फ लिस्ट कर दूंगा मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? मुझे मार्क्स मिल जाएंगे क्या? क्योंकि मैंने 3 सेंटेंसेस से 3 बातें निकाली, क्या मुझे मार्क्स मिल जाएंगे इसके? सर फीस भी नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट भी इस सिनेरियो से रिलेटेड नहीं है, जनरल है सर। सिनेरियो से रिलेटेड सर, 3 सेंटेंसेस हैं, 3 पॉइंट्स निकलने हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, 3 पॉइंट्स निकलने हैं सर। एंगेजमेंट लेटर जो तुम लोगों ने पूरा पढ़ा है उसमें तुमने फंडामेंटल मैटर्स पढ़े थे, वो तो हर कंपनी में सेम होंगे ना, हर कंपनी में सेम होंगे। जो एडिशनल मैटर्स हैं उसमें से कौन से मैटर्स यहाँ पे रेलेवेंट लग रहे हैं तुम्हें? एक केस के अंदर वो बता रहे हैं कि हमारी डेडलाइन स्ट्रिक्ट है, 1 महीने के अंदर हमारा ऑडिट खत्म हो जाता है। दूसरे में बोल रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। तीसरे सेंटेंस में बोल रहा है फर्स्ट ईयर ऑडिट हुआ है। पहले सेंटेंस में फर्स्ट ईयर ऑडिट बोल रहा है बल्कि। तो मुझे बताओ कि एडिशनल मैटर्स में से कौन कौन से मैटर्स यहाँ पे लिख सकते हो तुम? सर क्या तुम इस वाले केस में, या चलो यहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर वाले केस में एडिशनल मैटर्स में ये नहीं पढ़ा तुमने कि सर प्रीडेसेसर ऑडिटर जो है वो प्रीडेसेसर ऑडिटर से हमें काम पड़ सकता है? सर आ जाए पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे आखिरी पार्ट देखें, अरेंजमेंट टू बी मेड विद प्रीवियस ऑडिटर। क्या ये नहीं पढ़ा तुमने? अरेंजमेंट टू बी मेड विद प्रीवियस ऑडिटर, पेज नंबर 8, 341। सर ऑडिट एक्सपर्ट भी नहीं है, ऑडिट एक्सपर्ट तो अभी आ रहा है। अभी पहले ये बताएं, बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की। ऑडिट एक्सपर्ट उसका दूसरे वाले का है। अरेंजमेंट टू बी मेड विद प्रीवियस ऑडिटर, सर हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर एक तो ये कि अरेंजमेंट टू बी मेड विद प्रीवियस ऑडिटर, ठीक है ना? क्यों? बस इतना बता दूं, जस्टिफाई नहीं करूं? सर जस्टिफाई भी करूंगा, ये वाली बात लिखूंगा ना जस्टिफाई करने के लिए। ऊपर तो सवाल के पॉइंट को खाली ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए लिखा था सर। तो पहला पॉइंट है कि वी विल इंक्लूड, इस तरह से लिखेंगे, वी विल इंक्लूड फॉलोइंग मैटर्स in engagement letter for the current year, arrangement to be made with previous auditor. क्यों? Because this is, क्या नाम है हमारा, our first year audit with RRL, ठीक है? RRL के साथ हमारा पहला ऑडिट है सर। दूसरा पॉइंट, सर दूसरा पॉइंट, सर दूसरा पॉइंट कैसे ड्रॉप करेंगे? सर क्या मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाऊंगा, ये मुझे अगर एंगेजमेंट के टाइम पे बात पता चल रही है तो कैसे ये साबित नहीं हो रहा कि पीपी की रिवैल्यूएशन मैंने कहीं और पढ़ी थी किसी आइजा में कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्किल्स बियॉन्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो इसमें किसके स्किल्स आएंगे सर? ये रिवैल्यूएशन तो एक एक्सपर्ट कर सकता है सर। और एक्सपर्ट वाली चीज मैंने एक और जगह पढ़ी है आइजा 620 के अलावा आइजा 210 में, कि अगर मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और मुझे आज पता चल गया तो क्या मैं ये चीज इंक्लूड नहीं कराऊंगा? तो सर एग्जैक्टली यही वर्ड लिख दूंगा कि अरेंजमेंट रिगार्डिंग। अब देखो कितनी खूबसूरत वर्डिंग चेंज हो रही है, वर्डिंग देखो खाली, अरेंजमेंट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ, अरेंजमेंट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट, या तो ऑडिट एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी और
एनी अदर ऑडिटर, या फिर किसी और ऑडिटर की, तुमने पढ़ा है ना एक्सपर्ट के अंदर, और एनी अदर ऑडिटर। अब ये तो तुमने लिस्ट कर दिया, क्या इस पे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे? नहीं सर, इस पे मार्क्स नहीं मिलने। इसके बाद एक और बात बतानी है, एक्सपर्ट और एनी अदर ऑडिटर के बाद बताना है, बिकॉज क्या के कंपनी या आरआरएल, इस तरह से नाम लिखो इसका ताकि रेलेवेंस हो जाए, आरआरएल हैज चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है फ्रॉम, क्या से क्या कर दी, फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल। सर ये जवाब ग्रुप पे सेंड भी कर चुका था, डिस्कस करने का तरीका बता रहा हूँ, ड्राफ्टिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर आइडेंटिकली सेम हो सजेस्टेड आंसर से यार, लेकिन तुम्हारी बात तो देखो ना कितनी सेम है यार, तुम्हारी बात कितनी हद तक सेम हो रही है। तुमने दो बातें लिस्ट की, दो बातें एक्सप्लेन करी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 75% मार्क्स आ गए तुम्हारे पास। अब जो तुम तीसरा पॉइंट लिखोगे ना, उसमें भी आई कैप तुम्हें ये नहीं करेगा कि भाई तो तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारे नंबर 3 नंबर तुम्हारे पक्के पक्के हैं, ये पक्के पक्के 3 नंबर हैं यार, ठीक है ना, क्योंकि तुमने दो बातें जस्टिफाई कर, दो बातें लिस्ट डाउन करी है, दो बातें जस्टिफाई करी है, ये भी तो देखो ना, तुमने 4 काम करे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अब मुझे एक बात बताओ, अब वो दूसरी वाली लाइन में कह रहा था कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन होगी, 1 महीने के अंदर वो करना होगा, तो कोई काम है? 1 सेकंड रुकना दोस्तों, होने गया आज जब भी क्लास ले ना तो आप बस लैपटॉप बंद कर दीजिएगा, फिर मैं एक्सरसाइज बंद कर दूंगा। सही, मैं बोला हम साथ ही सर नहीं, सब जा रहे हैं, मैं से काम से जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तो मैं बंद कर दूंगा, अगर आप बस निकल जाइएगा बस लैपटॉप। अच्छा ठीक है, हम यहां तक पहुंचे थे। अब देखो ये वाला पॉइंट ड्राफ्ट किया, ये वाला पॉइंट ड्राफ्ट किया, ये वाले पॉइंट के अंदर तुम्हें क्या नजर आ रहा है, जरा जरा अगर तुम्हें याद होते ना ये पॉइंट्स एडिशनल वाले, तो तुम आसानी से इनको प्लेस कर सकते थे। अब देखो मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था, मैंने एंगेजमेंट शुरू किया और मैंने पहली क्लास में तुम्हें बताया था कि याद करना है, और तुम लोग बोल लेते हैं हम याद नहीं करेंगे, ओन वर्ड्स में लिखेंगे। तो देखो ओन वर्ड्स में मैंने भी लिखा है, लेकिन ओन वर्ड्स में उस वक्त बंदा लिख सकता है जब कॉन्सेप्ट याद हो, रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले याद करवाया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लिखवाया ताकि तुम रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो। उसके बाद अगर कोई सिनेरियो बेस्ड आता है उसके बाद तुम कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट सिनेरियो बेस्ड पे जंप ना मारो। समझ आ रही है बात? तो अब तुमने जब एडिशनल मैटर्स याद किए हुए होते ना तो ऑटोमेटिकली तुम ये 2 पॉइंट प्लेस कर लेते और मोर देन पासिंग मार्क्स सिक्योर करते, ठीक है ना। अब जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, अब मुझे बताओ, तुम पेज नंबर 8 पे आओ और जरा मुझे 1 मिनट के अंदर ढूंढ के बताओ कि ये वाला पॉइंट कहां से पता चलेगा कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन है तो एंगेजमेंट लेटर में कैसे लिखें, बताओ जरा। मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढ रहा हूं। कुछ बच्चे माशाल्लाह ज्यादा ही होशियार हैं, वो जवाब अच्छा बता रहे हैं। मैंने अभी सवाल पूछा है कि क्या इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्या इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। आप देखो कॉमन सेंस टेस्ट हो रही है यहाँ पे, ढूंढो बताओ हाँ या ना, मिला या नहीं मिला, हाँ या ना लिख दो, नहीं मिला ये लिख दो। डिस्कस करने का मकसद है ना कुछ, वरना तो मैं दे देता हूँ होमवर्क, आंसर भी सजेस्टेड कॉपी पेस्ट करके देके, जब डिस्कस ही नहीं करता। डिस्कस करने आया हूँ, क्यों आया हूँ 9:30 बजे ऑफिस से, इसीलिए आया हूँ ना। कोई बताएगा, जवाब देगा कोई? एक का जवाब आया नहीं मिला, एक ने जवाब दे दिया। सर इन एडिशनल मैटर्स के ऊपर एक लाइन लिखी थी कि ये एडिशनल मैटर्स हैं, इनके अलावा भी कुछ भी मैटर्स हो सकते हैं। इसका मतलब एंगेजमेंट लेटर के अंदर 10,000 मैटर डाल सकता है बंदा, 10,000 मैटर डाल सकता है। कॉमन सेंस वाली बात है, समझ आ रही है? कॉमन सेंस वाली बात है। सर मुझे एक बात बताओ, अगर डेडलाइन स्ट्रिक्ट है, डेडलाइन स्ट्रिक्ट है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा कीमती चीज
1 महीने के अंदर मुझे ऑडिट खत्म करना है, तो मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती रिसोर्स क्या है इस वक्त? कोई जवाब कॉमन सेंस लगा के देगा? ये आयदा 610 210 से नहीं पूछ रहा, कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं। 1 महीने में ऑडिट खत्म करना है, इसकी कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? एक का जवाब आया टाइम, टाइम, टाइम। 3 जवाब आए, जबरदस्त यार। सबसे कीमती चीज है टाइम। सर अगर मैनेजमेंट तमाम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी है प्रोवाइड कर दे, लेकिन 2 महीने में करे, तो क्या 1 मंथ की डेडलाइन मीट होगी? क्या नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी सर। इसके अंदर जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करे, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी प्रोवाइड करे, वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट भी हो, और एडिशनल जो मैं रिक्वेस्ट करूं वो भी प्रोवाइड करे, और ये तमाम कितने उसमें प्रोवाइड करे? सर टाइमली प्रोवाइड करे। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैनेजमेंट से? तीसरी बात, मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट, या इस तरह से इसको लिख सकता हूं सर, एक खूबसूरत अंदाज के अंदर देखें, खूबसूरत अंदाज देखें जरा। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या, किस तरह पढ़ेंगे? वी विल इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स इन ईएल। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन? हम उम्मीद करते हैं दैट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विल प्रोवाइड, मैनेजमेंट विल प्रोवाइड इन क्या क्या? ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर नेसेसरी, वो वाली बात जो थी ना, नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, तो पूरी बात लिखी, नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफएस, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर रहा है, जो कि क्या है सर? नेसेसरी है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, और सर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाली पूरी बात, ये आप लोगों को याद है ना? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आप लोगों को प्रीमाइस याद करवाया था पूरा। सर यहां पे बात खत्म नहीं हो गई, सर यहां पे बात खत्म नहीं हो गई। इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल, इसको मिटा के मैं लिखूंगा टाइमली, टाइमली सर, टाइमली प्रोवाइड, टाइमली प्रोवाइड दीज थिंग्स, इंफॉर्मेशन भी और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी। जब ये टाइमली देगा तो मैं काम करूंगा। अब आखिर में मैं लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट डेडलाइन ऑफ 1 मंथ। सर 3 बातें लिख ली, सर मजीद बात लिख सकता हूं सर? सर आगे मैं लाइन लगा सकता हूं कि सर टाइमली सब्सिक्वेंट इवेंट भी बताए, टाइमली रिटन रिप्रेजेंटेशन भी बताए, इंटरनल ऑडिट भी। लेकिन क्या वो रेलेवेंट होगी सिचुएशन से? सर नहीं, तो मैं क्यों लिखूं? क्या ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंट इवेंट इसमें कवर नहीं हो गया टाइमली में? सर क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन इस सेकंड पॉइंट में कवर नहीं हो गया? सर हो गया ना कवर। सर रिटन रिप्रेजेंटेशन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर मांगता है मैनेजमेंट से फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। सब्सिक्वेंट इवेंट एक ऐसी चीज है दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस। क्या ये दोनों चीजें इसमें कवर हो गई? दोनों पॉइंट्स कवर हो गए? सर तो फिर मैं मजीद दोबारा क्यों लिखूं आगे जाके? सर समझ आ रहा है या सुन सन्नाटा? हाँ सर, ऑनलाइन रखने का मकसद ये था कि आराम से घर पे बैठे हुए एक कप चाय हाथ में, एक हाथ में चाय एक हाथ में बिस्किट, और सामने स्क्रीन हो, और आप आराम से बैठे रहे और हम यहाँ पे आए कैंपस में और आपको पढ़ाएं। ये मकसद था ऑनलाइन क्लास रखने का सर। ये मकसद था कि आप अटेंटिवली खाली ड्राफ्टिंग देख लें। आगे अभी इसके बाद इंटरनल उस पे जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट वाले सवालों पे। एक आपको होमवर्क देंगे 210 से, फिर इंटरनल ऑडिट पे मूव करेंगे। क्या समझ आया? ये गुड हो गया सर? बस इतना था, ये बस खत्म हो गया यहाँ पे ये सवाल। सर 4 नंबर का सवाल था, 4 नंबर कितने कीमती होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कैफ 8 पढ़ रहे, पीआरसी 1 नहीं पढ़ रहे आप, एएफसी 1 नहीं पढ़ रहे आप, कैफ 1 नहीं पढ़ रहे आप, कैफ 8 पढ़े, आपको पता है 4 नंबर की कीमत क्या होती है, ठीक है? आगे आ जाएं।
सर वॉल्यूम 2। सर अगला सवाल, सर क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 वॉल्यूम 2 होमवर्क असाइनमेंट है लेकिन डिस्कस कर रहा हूं खाली अभी, ठीक है सर। वॉल्यूम वॉल्यूम 2 सर पेज नंबर बताता हूं, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। सर पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे, आ गए पेज नंबर 6 पे सारे वॉल्यूम 2 के, वॉल्यूम 2। ठीक है सर, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 6 पे आ जाएं। अब देखें, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनी। अच्छा अब मैं क्या पढ़ रहा हूं सर, पेज नंबर 6 पे लास्ट लाइन है, रिक्वायरमेंट है। मैं रिक्वायरमेंट पहले पढ़ रहा हूं, गौर से सुनो, मैं रिक्वायरमेंट पहले पढ़ रहा हूं, रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनी वीकनेस इन दिस लेटर। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वीकनेस बतानी है। ये सवाल के जवाब मतलब स्कोप है ये, ठीक है तुम्हारा, ये रिक्वायरमेंट है तुम्हारी। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड्राफ्ट द लेटर। पूरे लेटर को रीड्राफ्ट नहीं करना, फालतू के काम नहीं करना। काम क्या है? वीकनेस बतानी। कैसे बताओगे वीकनेस? हेडिंग 1 डालोगे, वीकनेस बताओगे, एक वीकनेस बताओगे उसको एक्सप्लेन करोगे, दूसरी वीकनेस बताओगे उसको एक्सप्लेन करोगे। तो पहले तो आइडेंटिफाई बोल रहा है। बट यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ओमिटेड बट विच वुड हैव बीन इंक्लूडेड। यानी एक तो वीकनेस या मिस्टेक्स बतानी है कि इसके अंदर मिस्टेक्स हैं क्या, दूसरा ये करना है कि अगर इसके अंदर से कोई चीज मिसिंग है तो वो भी बतानी है। समझ आ रही है बात? मिसिंग भी बतानी है और मिस्टेक्स भी बतानी है। अच्छा जी, आ जाए सर, ऊपर आ जाए। 2 रिक्वायरमेंट हो गई है, 2 रिक्वायरमेंट एक तरह से मल्टी फोल्डेड है, लेकिन मिसिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से कि क्या मिसिंग है वो बता दिया, क्या वीकनेस है वो बता दिया, ठीक है ना। ये तरीका बता रहा हूँ, डिस्कस अभी, जवाब डिस्कस नहीं करूंगा, जवाब अगले हफ्ते। ये तुम्हारा असाइनमेंट है। Having satisfactorily concluded the preliminary engagement activities, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप कंटेंट पढ़ रहा हूँ। Satisfactorily concluded the preliminary engagement activities हो गई। ISA 220 और ISQC 1 के काम कर लिए, तुमने पढ़ा नहीं है, इसने बताया भी नहीं तुम्हें कि क्या होता है, इस सवाल में जरूरत भी नहीं है। तुमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से काम कर लिया है, जब वो कर लिया अब क्या करोगे? मैंने बताया था ना 210 से पहले होते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के काम। अब 210 हो गया एंगेजमेंट लेटर, अब क्या करोगे? क्रिस्टिन वाइल्ड द मैनेजर है कोई क्रिस्टिन, द मैनेजर इन चार्ज ऑफ द ऑडिट रिक्वेस्टेड अ ट्रेनी, तुमसे रिक्वेस्ट किए ट्रेनी से टू ड्राफ्ट एन एंगेजमेंट लेटर, के एंगेजमेंट लेटर को ड्राफ्ट कर लो। द ट्रेनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग लेटर, ट्रेनी ने एक लेटर ड्राफ्ट किया और केजी 1 में जो उसने एप्लीकेशन लिखी थी, मतलब के बचपन में प्राइमरी में एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो उसने एप्लीकेशन टू द शेयर होल्डर के फॉर्मेट पे लिखा टू द शेयर होल्डर्स। उसमें भी गलतियां की कि वोटेक्स पीटीवाई लिमिटेड, मतलब एड्रेस वाले उसमें भी गलतियां की, एड्रेस करने में भी, टू द शेयर होल्डर्स वर्टेक्स पीटीवाई लिमिटेड 14 वेव रोड स्प्रिंगफील्ड 0312, एड्रेस डाला है और शेयर होल्डर्स का। इसने सारे शेयर होल्डर्स को एक घर के अंदर बंद किया वर्टेक्स पे 14 वेव रोड पे, और उसके ऊपर समंदर की वेव चढ़ा दी, सारे शेयर होल्डर्स को एक जगह जमा करके। अच्छा भाई, having carried out the preliminary investigation into your company, कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है भाई, we are pleased to record our acceptance of the appointment as auditors and hereby confirm the terms of the engagement as follows। अब हम क्या कर रहे हैं? टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट एज फॉलोज हम कंफर्म कर रहे हैं। वी विल कंडक्ट द 31 जुलाई ईयर एंड ऑडिट फॉर विच वी हैव अपॉइंटेड, जिसके लिए हम अपॉइंट हुए। नंबर 2, एंगेजमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय 31 अगस्त, हम 31 अगस्त को एंगेजमेंट कंप्लीट कर देंगे। चाहे आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी हो, हम क्या करेंगे? 31 अगस्त को भाई कंप्लीट कर देंगे, ये हम क्लेम कर रहे हैं। अच्छा भाई, our role is to certify, अच्छा भाई यार, our role is to certify the fair presentation of the financial statement। भाई हम सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे रहे। your role as management will be provided, your role as management will be to provide our staff, आपका as a management आपका काम क्या होगा? हमारे स्टाफ को तमाम इंफॉर्मेशन देना है। वी रिक्वायर टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, कि आपका काम ये होगा कि हमें तमाम इंफॉर्मेशन दे दो ताकि हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लें कि आपने फेयर प्रेजेंटेशन किया है नहीं।
We do not guarantee an unqualified audit report as auditing does have its limitation. भाई ऑडिटिंग की कुछ मसले होते ही है, इसलिए गारंटी नहीं कर रहे कि हम अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देंगे. फीस विल बी अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन बट विल बी बेस्ड ऑन प्रायर ईयर्स. भाई हम फीस में नेगोशिएट कर लेंगे लेकिन प्रायर ईयर की बेसिस पे होगी. प्लीज 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 वुड यू साइन दिस लेटर, रिटेन अ कॉपी एंड रिटर्न द ओरिजिनल टू अस. क्या प्लीज आप साइन कर देंगे ये और एक कॉपी हमें भेज के एक कॉपी आप रख लेंगे. तो आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन योर ऑडिट. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके ऑडिट पे. कहा कर साइन करवा रहा है और ऑडिट मैनेजर का साइन करवा रहा है. ठीक है. अब आपको मुझे पता है कि ये एंगेजमेंट लेटर के अंदर गलतियां ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा ही परफेक्ट बना हुआ है ये माशाल्लाह. अब आपने इसमें गलतियां ढूंढनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अगर आईक्यूएफ में सवाल आए तो आप ये कर सकें. ठीक है. अगर 5 नंबर का भी छोटा सवाल देता है ना वो, तो आपको कम से कम इतना आना चाहिए कि 5 नंबर जल्दी जल्दी आप ढूंढ के लिख सके. इसमें तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे. ठीक है ना. इसके अंदर मार्क्स नहीं लिखे हुए, इसके अंदर सारी A to Z सुकून के साथ बैठ के गलतियां निकालनी है ताकि एंगेजमेंट लेटर के ऊपर हाथ साफ हो जाए. अगर चाहो तो एक दफा एंगेजमेंट लेटर पहले पढ़ लेना पूरा, उसके बाद सवाल सॉल्व करना चाहो तो, लेकिन देख देख के सॉल्व मत करना, खुदा का वास्ता. देख देख के सॉल्व करोगे अपने साथ ज्यादती करोगे. एक दफा पढ़ लेना, किताब बंद कर देना, फिर उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करना. ठीक है. ये डिस्कस करेंगे. क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है ना यार? आया ना बोल दो यार. मैं ग्रुप पे एक सवाल भेज रहा हूं, इंटरनल ऑडिट का एक सवाल भेज रहा हूं ग्रुप पे. देखो जरा सवाल आया तुम्हारे पास ग्रुप पे, इंटरनल ऑडिट का है. स्प्रिंग 2020 का सवाल है. स्प्रिंग 2020 का सवाल है. क्या तुम्हारे पास आया? भाई सवाल मिल गया तुम लोगों को? मैंने सेंड किया है ग्रुप पे. क्या रीड कर लूं? रीड कर लूं? रीड कर लूं? सर सवाल रीड करो. सवाल रीड कर रहा हूं. सर माल्टा लिमिटेड, क्या सवाल है सर? माल्टा लिमिटेड ऑटम 2020 इंटरनल ऑडिट एज 610 का सवाल है. ढूंढ के लाया आपके लिए, किताब में मौजूद नहीं था. ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाना तो है ना. माल्टा लिमिटेड हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स in running an effective internal audit department. सर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, आदत हमारी बनी हुई है ना. पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. पहले रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. क्या रिक्वायरमेंट है? पहली आगे एंड शुरू हो रहा है मतलब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है. पहली रिक्वायरमेंट है वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है. किसकी? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंस के बारे में. कॉम्पिटेंस नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं. सही है. एंड रेकमेंड मेजर्स विच शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस. और उसके बाद मेजर्स भी रेकमेंड, मतलब वो कह रहे हैं कि यार मेजर्स भी रेकमेंड करो, मेजर्स भी रेकमेंड करो विच शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस. यानी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर? सर ये तो पढ़ा ही नहीं था. अल्लाह अकबर, ये तो पढ़ा ही नहीं था. सर क्या हमने ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस किन चीजों पे बेस करती है? सर क्या हम इसको ये बता देंगे कि कहां कहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो? सर कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं. आप सवाल पढ़ो, इतना आसान सवाल है ना. 7 नंबर मुफ्त के, मुफ्त के 2020 में सवाल आया है ऑटम में, बिल्कुल 2 साल पहले के अटेम्प्ट. माल्टा लिमिटेड हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स इन रनिंग एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. एक इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवली, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली चलाने में मसला आ रहा है. क्यों मसला आ रहा है? Directors of ML has shared with you a brief structure, functioning roles and responsibilities of the current internal audit department which are as follows. ML के जो डायरेक्टर है उन्होंने आपके साथ क्या चीज शेयर कर दी है? मैंने आपसे कहा था ना कि इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है कि अपॉइंट कौन कर रहा है, रेम्यूनरेशन क्या है, रिपोर्टिंग किसको है, रोटेशन है कि नहीं है.
मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सब चीजें किससे पता चलती हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर से। तो एक ब्रीफ सा स्ट्रक्चर दे दिया है। फंक्शनिंग यानी कि स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, उसकी जिम्मेदारियां बता दी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है ना, कैसे फंक्शन कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, यानी अगर कोई मसला आ जाता है तो किसको रिपोर्ट करता है, फंक्शनिंग के अंदर ये आ जाता है, ठीक है ना। ऑफ द करंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, उसके बारे में आपने शेयर किए हैं आपसे डायरेक्टर्स ने, विच आर एज फॉलोज, जो के नीचे दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या रहा है, द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय हिना अकरमा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या ये कॉम्पिटेंट है? सर में कॉम्पिटेंस पे बात ही नहीं करनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या बीकॉम, कॉम्पिटेंस पे बात ही नहीं करनी, इंडिपेंडेंस पे बात करनी है, ठीक है। द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, लेकिन सर एक बार इंडिपेंडेंस में थी कि मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी होना चाहिए, तो यहाँ पे वो है, ठीक है ना, ये बात हमारी पक्की हो गई है। याद है इंडिपेंडेंस के अंदर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंस के अंदर, इंडिपेंडेंस के अंदर मेंबर ऑफ, इंडिपेंडेंस के अंदर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी होना जरूरी था, इंडिपेंडेंस के अंदर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी होना जरूरी था। इंडिपेंडेंस के अंदर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी होना जरूरी था, जो कि ये है, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यार ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर रहे हो कि क्लास कब होगी, आप पढ़ लो ना, जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ यार, उल्टे सीधे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आप कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, उसका जवाब बाद में भी मिल सकता है, अभी पढ़ लो, ठीक है। शी वर्क्स इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद सीएफओ एंड सीईओ, वो सीएफओ और सीईओ के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। शी प्रिपेयर्स ऑडिट प्लान फॉर ईच क्वार्टर बाय हरसेल्फ, वो प्रिपेयर करती हैं ऑडिट प्लान अपना हर क्वार्टर का अपने हिसाब से प्रिपेयर करती हैं, ऑडिट प्लान बनाती हैं, इंटरनल ऑडिट प्लान बनाती हैं, अपने हिसाब से बनाती हैं, बाय हरसेल्फ। ऑल द इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स आर फर्स्ट डिस्कस्ड एट लेंथ with both CFO and CEO and are then presented to the audit committee। पहले CEO CFO के साथ डिस्कस होती हैं फाइंडिंग्स, फिर बोर्ड या ऑडिट कमिटी को प्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। अगला मसला, हिनाज इंटरनल ऑडिट टीम कंप्राइजेस ऑफ 3 मेंबर्स, 3 लोग हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर। उस्मान, काशिफ, आमना। उस्मान जिम्मेदार है फॉर द ऑडिट ऑफ ट्रेजरी एंड पेमेंट्स, ट्रेजरी और पेमेंट्स देखने का जिम्मेदार है। काशिफ जिम्मेदार है प्रोक्योरमेंट, पेबल और प्रोडक्शन देखने का, यानी कि इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर और परचेजेस, ठीक है। एंड आमना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ, आमना जिम्मेदार है रेवेन्यू, रिसीवेबल और फिक्स एसेट्स की, ठीक है। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल से ये लोग एक ही हेड्स देख रहे हैं, 3 साल से लोग एक ही हेड्स देख रहे हैं। तो हिना का मानना ये है, हिना बिलीव्स दैट द कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ हर टीम इन द सेम एरियाज has helped our team to develop expertise in the assigned areas। वो कह रही है कि हमें इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस आ गया उन एरियाज में कि अब हम क्या कर सकते हैं, दिस आल्सो हेल्प्स हर एंड हर टीम टू डिजाइन इंटरनल कंट्रोल। अब हम उन एरियाज के इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन कर सकते हैं फॉर द अबव मेंशन एरियाज इन एन इफेक्टिव मैनर, एक इफेक्टिव मैनर में। ये पूरा सवाल पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ 7 नंबर के लिए आप कितनी आसानी से और कितने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिकमेंडेशन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मुझे खाली इतना बता दो कि वीकनेस कितनी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं जब तक बोर्ड मिटा रहा हूं, मैं जब तक बोर्ड मिटा रहा हूं, आप लोगों ने बस यहाँ पे टाइप करना है, लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने बस यहाँ पे टाइप करना और लिखना है।
सर हम आयजा 610 ऑटम 2020 का सवाल कर रहे हैं, ठीक है, ऑटम 2020 का सवाल कर रहे हैं। पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि सर सवाल की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी सवाल की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। सर पहले हमने पढ़ा कि इसकी फंक्शनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये इफेक्टिवली रन नहीं कर पा रहा है इंटरनल ऑडिट, और उसमें उसने हमसे वीकनेसेस पूछी है कि भाई डेफिशिएंसीज या वीकनेसेस बता दो, आइडेंटिफाई कर दो। तो हमने सवाल पढ़ा, हमें कुछ चीजें नजर आई, तो हम थोड़ा सा फंक्शनिंग को यहाँ पे जॉट डाउन करते हैं। हमने देखा कि यार हिना किसको रिपोर्ट कर रही है, सीईओ और सीएफओ के साथ काम कर रही है, ठीक है, सीईओ और सीएफओ के साथ काम कर रही है, उनको रिपोर्ट कर रही है, उनके साथ इंटरनल ऑडिट का स्कोप और फाइंडिंग्स डिस्कस कर रही है। सर दूसरा हमने ये देखा, अगली लाइन के अंदर हमने क्या देखा, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना इज नॉट आई रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जवाब, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे जवाब दिए, जबरदस्त, ग्रेट। अब देखो मैं थोड़ा सा डिस्कस करने का तरीका क्या रखता हूँ। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई अच्छा कर लिया, अब ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ना, जो कि सीईओ और सीएफओ के साथ कुछ काम कर रही है, ठीक है, उसकी खुद क्या है, एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है, और क्या है, सवाल देखें तो सवाल कहाँ गया, ये रहा ना, द इंटरनल ऑडिट इज हेडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद सीईओ। और फिर क्या कर रही है, स्कोप ऑफ ऑडिट कौन बना रहा है, कौन बना रहा है स्कोप ऑफ ऑडिट। अगला सवाल क्या लिखा, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैं जवाब नहीं लिख रहा, मैं सवाल को खाली जॉट डाउन कर रहा हूं पॉइंट्स के अंदर जो उसमें लिखे हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट कौन बना रहा है, हिना, बाय हरसेल्फ, बाय हरसेल्फ। हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल ऑडिट कैसा होना चाहिए, ये अगर बीओडी है, ये अगर सीईओ है, और ये अगर सीएफओ है, तो इंटरनल ऑडिट को कहां होना चाहिए था, इंटरनल ऑडिट को यू होना चाहिए, यू होना चाहिए, या यू होना चाहिए। सर बीओडी को रिपोर्ट करूं, सीईओ को या सीएफओ को, ये तो तुम लोग फंक्शन पढ़ चुके थे ना, फंक्शन बनाया इसलिए था ताकि ये सवाल कर सको, ये फंक्शन बनाया इसलिए था ना कि फंक्शन में प्लेस करो। अब आइए, अगर इधर रिपोर्ट करेगा तो भी मसला, इधर रिपोर्ट करेगा तो भी मसला, इधर रिपोर्ट करेगा तो सही है। तो सर पहला वाला पॉइंट भी इस बात से लिंक हो रहा है, और जब सर रिपोर्ट इधर करेगा तो इसका स्कोप पेज, पहला पेज इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के डिफरेंस के अंदर जब हम बात कर रहे थे, तो इंटरनल ऑडिट का स्कोप कौन डिसाइड कर रहा था, कौन डिसाइड करेगा इसका स्कोप। सर अगर बोर्ड डिसाइड करेगा, सीईओ डिसाइड करेगा, या सीएफओ डिसाइड करेगा, या फिर इंटरनल ऑडिट खुद डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा। सर बोर्ड डिसाइड करेगा ना, तो सर दूसरा भी तो यही से आ रहा है। सर तो ये बातें पढ़ी हुई खाली जमा तो करनी है, और करना क्या है। दूसरा पॉइंट ऑडिट प्लान बना लिया, इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग किसके साथ डिस्कस हो रही है, फाइंडिंग्स आर डिस्कस्ड विद सीईओ सीएफओ, और फिर बोर्ड में जाते हैं, ठीक है। चौथा, हिनाज इंटरनल ऑडिट टीम कंप्राइज ऑफ 3 मेंबर्स हैं, और तीनों मेंबर 3 साल से एक ही एरिया देख रहे हैं। 3 मेंबर्स हैं, एक पॉइंट ये हो गया, तीनों अलग अलग एरियाज देख रहे हैं, ऑल 3 असाइंड टू डिफरेंट एरिया। सर ये जवाब ड्राफ्ट करवा रहे हैं, नहीं, खाली सवाल को प्लॉट कर रहा हूं, अभी मोटे मोटे पॉइंट्स निकाल रहा हूं। ये काम करने के होते हैं प्रैक्टिस के वक्त, पेपर में ये काम नहीं कर सकते, पेपर में ये काम जबानी दिमाग में करना होता है, रीडिंग टाइम में ये काम करना होता है। उसमें प्रैक्टिस में जब आओगे, जब ये तेज जब हो जाओगे दिमाग, जब प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, ऑल 3 असाइन टू डिफरेंट एरियाज, ठीक है ना। एवरी मेंबर is doing audit
ऑफ सेम एरिया फॉर 3 years। 3 साल से एक ही चीज का ऑडिट कर रहे हैं, 3 साल से एक ही चीज का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से फायदा क्या हुआ है, दिस एक्सपीरियंस हेल्प्ड अस, हिना कह रही है इस एक्सपीरियंस ने हमें फायदा पहुंचाया है कि हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल फ्रॉम effectively for above areas। सर आप मुझे एक बात बताएं, सर इंडिपेंडेंस के पॉइंट्स दिमाग में रखो और मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या क्या मसले नजर आ रहे हैं तुम्हें। मैंने अभी सिर्फ सवाल प्लॉट किया है। सर क्या हिना का सीईओ और सीएफओ के साथ काम करना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के साथ लाइजॉन ना करना, क्या ये इंडिपेंडेंस के अंदर इशू है? सर ऑडिट कमेटी के साथ डायरेक्टली वो काम नहीं कर रही, वो उसके साथ काम कर रही है, तो सर हाँ उसका ये वाला भी इशू है। सर क्या हिना ऑडिट का स्कोप अपने हिसाब से तय कर सकती है? सर बिल्कुल नहीं सर, बोर्ड का काम क्या है, वरना ये हम पढ़ चुके हैं, बात इसलिए बोल रहा हूं ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए सर स्कोप ऑफ ऑडिट भी बोर्ड ने डिटरमिन करना है। सर ये वाला पॉइंट भी सही है। सर फाइंडिंग्स आर डिस्कस्ड विद सीईओ सीएफओ। सर फाइंडिंग्स जो है वो सीईओ और सीएफओ के साथ डिस्कस हो रही है, तो क्या इसके अंदर कोई मसला है? सर बिल्कुल सर, फाइंडिंग्स अगर सीईओ सीएफओ के साथ डिस्कस हो रही हैं तो यही मसला है कि इंडिपेंडेंस इंपेयर हो रही है, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि ये इनको रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। सर 3 मेंबर होना, क्या रिसोर्स कम है, ये मसला है? सर हम ये अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारे उनकी जरूरत थी या नहीं थी, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट लोग हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, उसने कहा है कि इफेक्टिवली हम वो कर सकते हैं। 3 मेंबर्स का होना जरूरी नहीं है कि रिसोर्स की कमी को साबित करे। छोटी कंपनी हो 3 लोगों कोई मसला नहीं है, 3 लोगों की ऑडिट टीम हो सकती है, ठीक है ना। 3 लोगों की इंटरनल ऑडिट की टीम हो सकती है। अगर पूरी कंपनी के अंदर 70-80 लोग हैं, ठीक है, तो 2 इंटरनल ऑडिटर काफी होते हैं, एक मैनेजर एक जूनियर। अगर कंपनी के अंदर 150-200 लोग हैं तो 3-4 ऑडिटर्स काफी हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 3 साल उनको लगेंगे ना, हर साल थोड़ा थोड़ा ऑडिट करेंगे ना हर डिपार्टमेंट का, तो इस वजह से वो काफी हो जाते हैं। तो हो सकता है सर ये सही हो, तो इसके अंदर इतना मसला नजर नहीं आ रहा मुझे। तीनों को असाइन किए हुए डिफरेंट एरियाज, क्या इसमें मसला है? नहीं सर कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी इसमें भी कोई मसला नहीं है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन सर हर बंदा एक ही चीज 3 साल तक कर रहा है। सर क्या एक ही चीज 3 साल तक करने में कोई मसला है? सर बिल्कुल है ना, एक ही बंदा एक डिपार्टमेंट का ऑडिट 3 साल तक करता रहेगा, 3 साल तक करता रहेगा, उसको एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, लेकिन सर उसकी इंडिपेंडेंस क्यों कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के लोगों से कितना फेमिलियर हो जाएगा, इतना फेमिलियर हो जाएगा कि उनको गलतियां नहीं निकालेगा। समझ आ रही है बात? सर ये चीज डिस्कस की थी, सर की थी ना, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जिसके अंदर पहली बात क्या थी, रोटेशन ऑफ द स्टाफ, के स्टाफ को क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। सर ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, सही है। सर अगला, इस एक्सपीरियंस के बायस आप डिजाइन कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल्स। क्या इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना किसका काम है? क्या पढ़ा था हमने? इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना किसका काम है? क्या पढ़ा था हमने? मैनेजमेंट का या बीओडी का? सर मैनेजमेंट का काम है। डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल ऑडिट का काम नहीं। मैनेजमेंट कौन होती है? ये मैनेजमेंट। हाँ ये मैनेजमेंट नहीं है, इट्स नॉट मैनेजमेंट। हाँ ये इज नॉट मैनेजमेंट, ये सीईओ सीएफओ मैनेजमेंट है, इनका काम है डिजाइन करना, ठीक है। ऑन देयर रिकमेंडेशन, इनका काम खाली रेकमेंड करना है, वीकनेसेस निकालना है। हाउ सर ड्राफ्ट करें? सर 2 रिक्वायरमेंट पूछी हैं, सर 2 रिक्वायरमेंट पूछी है, क्या तोड़ दूं उसको ऐसे? वीकनेस या डेफिशिएंसी और रिकमेंडेशन। सर वीकनेस या डेफिशिएंसी और रिकमेंडेशन। सर पहली वीकनेस क्या है? सर रिपोर्टिंग लाइन में मसला है, रिपोर्टिंग लाइंस का इशू है।
बताऊंगा कि क्या मसला है। 7 नंबर का सवाल है यार, 7 मार्क्स का, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा इसको, लिख लिख के छोड़ नहीं दूंगा, सिर्फ बताऊंगा रिपोर्टिंग लाइन का क्या मसला है। हिना वर्क्स क्लोजली विद CEO एंड CFO, CEO CFO के साथ क्लोजली काम करती है, एंड रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स, जो वहां पे लिखे थे पॉइंट्स, एग्जैक्टली पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं, एंड रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स टू CEO एंड CFO बिफोर प्रेजेंटिंग टू ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी लिख रहा हूं, ये ऑडिट कमिटी है। रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए इसमें, बल्कि इसमें पूरी बात नहीं हुई अभी, अभी आपने उसको इंडिपेंडेंस से लिंक नहीं किया। देयरफॉर या हेंस, इस वजह से, हेंस इट अपीयर्स दैट हिनाज या फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शंस इंडिपेंडेंस इज impaired या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रो हो गई है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। तो इस वजह से रिकमेंडेशन नंबर 1 क्या होनी चाहिए कि हिना शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड शुड रिपोर्ट टू BOD या ऑडिट कमिटी, एक ही बात है, ऑडिट कमिटी इज पार्ट ऑफ BOD। तो ऑडिट कमिटी या BOD को रिपोर्ट करना चाहिए और हिना को मेंटेन करना चाहिए इनके इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, ताकि लोग उसको देख के ना बोले कि तुम तो खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं हो। समझ आ रही है बात? तो आपने रिकमेंडेशन भी दे दी, सर क्या मैं इसको पैराग्राफ में दे दूं? दे दो, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे मैं ऐसे ड्राफ्ट करवा रहा हूं आपको, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अब पढ़ोगे उसमें भी ऐसे ही ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है सर, अगला पॉइंट, सर अगला पॉइंट, सर ये मिटा रहा हूं। सर अगला पॉइंट, डेफिशिएंसी और रिकमेंडेशन। सर हमने इंडिपेंडेंस पे बात कर ली, फाइंडिंग्स के रिपोर्ट करने को इसके साथ मिला लिया और रिकमेंडेशन भी दे दी। सर क्या एक और बात हम, अगली बात हम किस पे कर लें सर? सर हम अगली बात करते हैं इसके ऊपर जो हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा था, अभी तक कवर नहीं हुआ। सर स्कोप ऑफ ऑडिट कौन डिफाइन कर रहा है? सर स्कोप ऑफ ऑडिट कौन डिफाइन कर रहा है? सर स्कोप ऑफ ऑडिट इज बीइंग डिफाइंड बाय हिना herself। होना क्या चाहिए सर? होना क्या चाहिए? स्कोप ऑफ ऑडिट शुड बी डिसाइडेड बाय herself, नहीं होना चाहिए, डिसाइडेड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद BOD या ऑडिट कमिटी। आप इसको इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्कोप जो है शुड बी डिफाइंड बाय ऑडिट कमिटी एंड कम्युनिकेटेड टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन या फिर इंटरनल ऑडिट का जो हेड होता है जिसको CIA बोलते हैं। ये जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि यार स्कोप जो है वो डिफाइन कर दे ऑडिट कमिटी
और कम्युनिकेट कर दे टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन, या फिर स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करे इंटरनल ऑडिट का हेड इन कंसल्टेशन विद बीओडी, उनके साथ कंसल्ट करके डिसाइड करे, या फिर बोर्ड ऑफ ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी डिसाइड करने के बाद कम्युनिकेट कर दें, दोनों हो सकते हैं काम। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट, हर बंदा एक ही एरिया का ऑडिट 3 साल से कर रहा है सर, हर बंदा एक ही एरिया का ऑडिट 3 साल से कर रहा है सर। सर क्या मसला हो जाएगा? सर हेडिंग डाल देंगे लैक ऑफ रोटेशन, या फिर ये लिख देंगे कि वीकर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। सर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डिस्कस करते हुए बताया था ये सर, लास्ट क्लास में बताया था ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डिस्कस करते हुए कि रोटेशन उसका एक पार्ट होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंदर इंडिपेंडेंस का खास ख्याल रखा जाएगा तो इंटरनल ऑडिटर से मैनेजमेंट का काम नहीं करवाया जाएगा, यानी कि डिजाइन इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि उनको एक ही एरिया में मुस्तकिल ऑडिट के लिए नहीं लगाया जाएगा, और तीसरा ये कि उनसे वो वाले काम नहीं कराए जाएंगे जो कि मैनेजमेंट के बंदे करते हैं, जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाना, पेमेंट बनाना, एंट्री करना, अकाउंट्स बनाना। ठीक है ना, यानी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर सकता। इसकी मिसाल इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन करना भी है। अच्छा, लैक ऑफ रोटेशन, वीकर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। एवरी मेंबर ऑफ ऑडिट टीम is doing audit of same area for 3 years। 3 साल तक, 3 साल से एक ही एरिया का ऑडिट कर रहा है। Therefore there is a familiarity risk that auditor will become too familiar, बहुत ज्यादा, ये टू डबल ओ है, टी डबल ओ, too familiar with staff, उस एरिया के स्टाफ से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएगा, and will be less likely to identify observations या फिर वीकनेस। इसका जवाब ड्राफ्टेड दे दूंगा आपको। ठीक है सर, इसकी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए? इसकी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी, पॉलिसी से रिलेटेड है ना ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, तो ये लिख सकता हूं कि देयर शुड बी अप्रोप्रिएट, तमीज की पॉलिसीज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ एंड, और ये चेक करने के लिए कि इसने तमीज से कितना काम किया, ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई किए नहीं की, तो इसके लिए एक और चीज होनी चाहिए, एंड जरूरी है भाई, एंड एक तो रोटेशन पॉलिसी हो, दूसरा एंड प्रॉपर सुपरविजन। डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ चुके हो तुम लोग, प्रॉपर सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क, ये भी बता देंगे। सर क्लियर है? 3 पॉइंट्स हो गए सर, क्लियर है सर? 3 पॉइंट्स हो गए सर। चौथा पॉइंट क्या रह गया सर? सर इंटरनल ऑडिट की इंडिपेंडेंस देखने के लिए कोई 4 से 5 बातें हमने देखी थी। रिपोर्ट किसको करता है, अपॉइंट कौन करता है,
रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल अज्यूम करता है या नहीं करता, और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस क्या है। ये चीजें इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थी। एग्जैक्टली 6 बातें जाके तुम देख लो, तुम जाके देख लो, स्टडी टेक्स्ट में देख लो, सर की किताब में देख लो, स्टैंडर्ड में देख लो, यही 6 बातें लिखी हुई है यार। और क्या हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डिस्कस कर चुके, रिपोर्टिंग लाइन डिस्कस कर चुके, स्कोप ऑफ ऑडिट डिस्कस कर चुके। 3 बातें थी इसमें। चौथी बात ये आ रही, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने की इजाजत नहीं है ऑडिटर को। तो सर इसका तो आंसर आप वो करवा सकते हैं ना मुझे, इसका आंसर ड्राफ्ट करवा दें सर, इसका आंसर ड्राफ्ट करवा दें, यहां पे करवा दें। नजर आ रहा है ये सब? आ रहा है सर। सर चौथा पॉइंट क्या है, अज्यूमिंग मैनेजमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये लिख सकता हूं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज अज्यूमिंग या इस तरह लिखें कि डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल्स इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिनाज टीम या हिनाज डिपार्टमेंट शुड नॉट बी डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल्स। क्यों? क्योंकि रिस्क क्या है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, बिकॉज रिस्क ये है कि ये अपने काम का रिव्यू दोबारा खुद कर रहे होंगे ना। एक तो डिजाइन करेंगे इंटरनल कंट्रोल, और उसके बाद डिजाइन के ऊपर अपना ओपिनियन, अपने रिकमेंडेशन भी देंगे कि डिजाइन सही है या नहीं है। क्योंकि रिस्क ये है, दे विल अल्टीमेटली बी रिव्यूइंग देयर ओन वर्क। अपना खुद का काम रिव्यू कर रहे होंगे। सर अपना खुद का काम रिव्यू करने को क्या बोलते हैं सर? सेल्फ रिव्यू। सर तो सेल्फ रिव्यू तो खतरनाक बात है ना, जैसे फैमिलियरिटी खतरनाक बात थी। अपने काम को दोबारा करेगा तो क्या गलती आइडेंटिफाई करेगा? नहीं करेगा। सर जल्दी से बताते हैं इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी? सर इसकी रिकमेंडेशन ये होगी कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट should only be responsible for the monitoring of internal controls, for the test of internal controls and recommending deficiencies regarding internal control. They should not be responsible for the design of internal control. बात समझ आ रही है? क्लियर है? ड्राफ्टिंग देख रहे हो किस तरह से होगी? आंसर शेयर कर दूंगा दोनों के यार। पिछले सवाल के ऑलरेडी कर चुका था इंगेज लेटर के, इसका भी कर दूंगा। कुछ और सवाल भी दूंगा तुम लोगों को, कुछ और सवाल भी दूंगा ताकि सुकून से सवाल करो तो पता चले कि यार वाकई अच्छे सवाल क्या पूछता है। कुछ वॉल्यूम 1 में दिए हुए थे, ये वॉल्यूम 1 में नहीं था तो डिस्कस कर लिया। वॉल्यूम 2 के सवाल मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगा ताकि तुम करो, फिर अगली दफा हम डिस्कस भी करेंगे। 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी से जो है हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम 2 में आ जाओ, वॉल्यूम 2 में आ जाओ। पेज नंबर 112, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 113 नहीं 114, पेज नंबर 114। पेज नंबर 114 वॉल्यूम 2 आ गए? सर सवाल डिस्कस हो रहे हैं, प्रैक्टिस वाला सेशन है, कोई इतना मसला है ही नहीं, नया कॉन्सेप्ट कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा। ठीक है, प्रैक्टिस वाला सेशन है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाए तो क्वेश्चन 1 बाद में देख लेना, मसला थोड़ी है। क्वेश्चन 1 यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट गिविंग ब्रीफ रीजंस। आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे? यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट गिविंग ब्रीफ रीजन, यानी इंडिकेट भी करना है और ब्रीफ रीजंस भी देने। हाउ जॉश वुड रिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ दीज रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट? सर ऊपर रिक्वेस्ट की भी हैं,
Speed Pty Limited, a large retailer of sporting goods with outlets in all major towns and cities in South. अब देखो आउटलेट्स की बात हो रही है और बहुत सारे मेजर टाउन एंड सिटीज साउथ अफ्रीका के अंदर, जोहानिसबर्ग, केप टाउन, प्रिटोरिया और पता नहीं कौन कौन से जो है ना वो आपके वो होंगे, सिटीज होंगे, टाउन्स होंगे, वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है भाई, आउटलेट्स है स्पोर्टिंग गुड्स के, स्पोर्ट्स गुड्स के, ठीक है ना। उसका रिटेलर है स्पीड पीटीवाई लिमिटेड, जैसे पाकिस्तान में स्पीड स्पोर्ट्स है, सही है। Has recently established an audit committee, उसने recently अपनी एक ऑडिट कमिटी बनाई है और एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी बनाया है साथ में, headed up by the जॉश क्रॉनवेल्ड, a chartered accountant, साउथ अफ्रीका का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है, एंड स्टाफ बाय 3 suitably qualified इंटरनल ऑडिटर और 3 suitably qualified इंटरनल ऑडिटर्स हैं। The department responds to the audit committee, reports to the audit committee। अब देखो डिपार्टमेंट ऑडिट कमिटी को बता रहे हैं, Josh Cronwell has received numerous requests for his department services which are listed as below। Josh को क्या मिला है भाई, उसको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मिली हैं फॉर हिज डिपार्टमेंट सर्विसेज, जो के नीचे दी हुई हैं। अब आप कौन हो, जॉश की जगह पे रहते हो, आपको बताना है कि जॉश किस तरीके से इन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। जॉश कौन है, हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो कि किसको रिपोर्ट कर रहा है, ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट कर रहा है। द मैनेजर ऑफ द कंपनीज लार्जेस्ट रिटेल आउटलेट, the manager of the company's largest retail outlet requested that one of the internal auditors be seconded to the outlet for a period of 3 months as the outlet's accountant was to be away on maternity leave। outlet की जो accountant थी वो maternity leave पे जा रही हैं, ठीक है। मेटर्निटी लीव किसी भी किस्म की छुट्टी पे जा रही हैं, आप ये समझ लें, ठीक है ना। वैसे मेटर्निटी लीव प्रेगनेंसी के अंदर जब मल्टीनेशनल जब कंपनीज होती हैं तो वो फीमेल्स को असिस्ट करती है कि प्रेगनेंसी के अंदर वो छुट्टियां ले लें, ठीक है ना, जब डिलीवरी की डेट करीब होती है। तो प्रेगनेंसी वाली लीव पे, मेटर्निटी लीव पे वो जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो कह रहा है इंटरनल ऑडिट मैनेजर ऑफ द कंपनीज लार्जेस्ट रिटेल आउटलेट रिक्वेस्टेड कि एक इंटरनल ऑडिटर को, आपके पास 3 है ना, आप एक को कहां कर दो, सेकॉन्ड कर दो। सेकॉन्ड का मतलब सर उसको 3 महीने के लिए अकाउंटेंट का रोल दे दो, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, पहली रिक्वेस्ट ये की, दूसरी रिक्वेस्ट ये की कि फाइनेंशियल डायरेक्टर यानी कि जो सीएफओ टाइप का बंदा है, फाइनेंशियल डायरेक्टर, या फिर वो है जिसको सीएफओ रिपोर्ट करता है यानी उससे भी सीनियर, फाइनेंस डायरेक्टर हैज रिक्वेस्टेड इंटरनल ऑडिट टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फॉर अ न्यू वेज एप्लीकेशन एंड कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ द न्यू सिस्टम। इंटरनल ऑडिट हैज द नेसेसरी एक्सपर्टीज, इंटरनल ऑडिट के पास एक्सपर्टीज तो है, बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं। तो फाइनेंस डायरेक्टर ने बोला कि आप हमारी मदद करो एक नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने में। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा रहे हैं यार, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, समझो बात को, सही है ना, कोई मसला, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। अच्छा भाई, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, एक न्यू वेज एप्लीकेशन। वेजेस क्या होती हैं, वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस को मैनेज करने के लिए डेली वेजर्स जो होते हैं, डेली वेजर्स, उनकी वेजेस को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन बनानी है, उसकी इंस्टॉल करवा रहे हैं सॉफ्टवेयर। और कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करोगे कन्वर्जन टू द न्यू सिस्टम, यानी पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे जाने के लिए जो डेटा माइग्रेशन होती है उसको कंट्रोल करोगे। तीसरा, द वेयर हाउसिंग मैनेजर हैज रिक्वेस्टेड दैट इंटरनल ऑडिट evaluate the operational efficiency of the company's distribution system for the dispatch of goods from the central warehouse to the outlets। warehousing manager ने रिक्वेस्ट किया कि इंटरनल ऑडिट एक काम कर ले, हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इवेल्युएट कर ले, यानी कि हमारे कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर ले कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फॉर डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेंट्रल वेयरहाउस टू द आउटलेट, यानी वेयरहाउस से आउटलेट तक हमारे गुड्स जो डिस्पैच हो रहे हैं क्या वो एफिशिएंटली हो रहे हैं, उसमें कोई चोरी तो नहीं हो रही, इसमें कोई मसला तो नहीं हो रहा। वो ये रिक्वेस्ट उसने पूछी है, उसने रिक्वेस्ट किया है। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये बताना है कि डिस्कस हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ दीज रिक्वेस्ट, ये बताना है। जिस तरह तुम्हारे से बोलते हैं ना रिटन रिप्रेजेंटेशन के सवाल में कि क्या तुम इसको रिटन रिप्रेजेंटेशन में कवर कर लोगे, क्या तुम इसको रिटन रिप्रेजेंटेशन में कवर कर लोगे, तो तुम उस स्टैंडर्ड को खोल के नहीं बैठ जाते, तुम क्या कहते हो, तुम ये बताते हो कि क्या मैं इसको रिटन रिप्रेजेंटेशन में कवर करूंगा या नहीं करूंगा। ऐसे ही तुम्हें अभी दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं जाना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं जाना, आईटी कंट्रोल्स में और सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स में नहीं जाना, तुम्हें बताना है एज पर ऐसा 610 क्या तुम इसकी रिक्वेस्ट को मान सकते हो नहीं मान सकते, और अगर नहीं मान सकते तो रीजन दो क्यों नहीं मान सकते। समझ आ रही है बात। ये तो कैमरा को देख के पढ़ाना इतना अजीब है ना, एक आंख नजर आ रही है इसके अंदर, खाली बच्चों को पढ़ाने की आदत ज्यादा बनी हुई है। अच्छा, कभी कभी मैं डर जाता हूँ कैमरा जो है ना वो नीचे से ना देख रहा हूँ, मुझे लैपटॉप वाला अजीब हो जाता ना मतलब।
एक मसला ये भी है कि जोक मारो तो कोई वैलिडेशन भी नहीं है, क्लास खाली है, समझ ही नहीं आ रहा कि लोग हंस रहे होंगे या अजीब शक्लें बना रहे होंगे। चौथी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ, चौथी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। द हेड ऑफिस फाइनेंशियल मैनेजर हैज रिक्वेस्टेड, द हेड ऑफिस फाइनेंशियल मैनेजर हैज रिक्वेस्टेड, हेड ऑफिस के फाइनेंस मैनेजर ने आपसे रिक्वेस्ट की है, किससे? इंटरनल ऑडिटर से, टू परफॉर्म अ सरप्राइज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट 2 अदर लार्ज रिटेल आउटलेट्स। फाइनेंस मैनेजर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई सरप्राइज क्या कर लो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, सरप्राइज फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट 2 अदर लार्ज रिटेल आउटलेट्स। एग्जांपल, शॉप की फिटिंग्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर लो जाके। टिल्स, टिल्स क्या होते हैं सर? वो जो जिस पे बंदा वो इम्तियाज पे खटाखट करके वो कर रहा होता है ना बिलिंग, उसको कैश टिल बोलते हैं। आपने पुराने जमाने में या हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं उसमें पुरानी, उसमें देखा होगा कि यार वो जो कैश टिल के ऊपर काम कर रहा होता है, काउंटर पे बैठा हुआ, वो पैसे लेता है और ठक 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 करके आवाज आ रही होती है उसमें से बड़ी जबरदस्ती टाइप राइटर टाइप की, वो कैश टिल कहलाता है। तो उसका कैश काउंट नहीं करने का बोल रहा, उस टिल, क्योंकि वो फिजिकल एसेट होता है ना, फिक्स एसेट होता है, उसको काउंट करने का बोल रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर को काउंट कर लो, फर्नीचर की फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक कर लो, ऑफिस इक्विपमेंट की इंक्लूडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, बारकोड मशीन वगैरह जो लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है ना, उन सब चीजों को भी वेरीफाई कर लो। क्या कर लो? फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? फाइनेंस मैनेजर। तो हम इसकी रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? परफॉर्मिंग द मंथली बैंक रिकंसिलिएशन on the company's bank account. Financial manager requested that in future George Cromwell authorize the write-off of bad debts at the end of each month after investigation of each debtor's circumstance. अच्छा, ये पांचवी और छठी और सातवीं रिक्वायरमेंट आपस में मिल गई है। एक रिक्वेस्ट ये कर रहा है फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन के बाद, कि वेरीफाई करने के बाद आप एक काम करो कि मंथली बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर लो, ठीक है, कंपनी के बैंक अकाउंट से देख के। एक और काम ये कर लो कि जॉर्ज क्रॉनवेल जो कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, वो बैड डेट्स का जब राइट ऑफ किया जाएगा तो उसको ऑथराइज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट करेगा। करना किसको चाहिए? बैड डेट राइट ऑफ किसको अप्रूव करना चाहिए? तुम पढ़ चुके हो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिसीवेबल में, कि रिसीवेबल अगर राइट ऑफ होता है तो किससे अप्रूव होता है, तुम पढ़ चुके हो। ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड विद इन द कंपनी। सर अब इनमें से आखिरी है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, जॉर्ज क्रॉनवेल हैज रिसीव्ड न्यूमरस रिक्वेस्ट फॉर हिज डिपार्टमेंट व्हिच आर एज लिस्टेड बिलो में आखिरी रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कुछ सस्पेक्ट हमें नजर आए इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड। आप उन सस्पेक्ट यानी सस्पेक्टेड यानी कि जो एक्चुअल फ्रॉड नहीं है, सस्पेक्टेड, उनमें इन्वेस्टिगेशन करके चेक करो कि क्या वाकई फ्रॉड हुआ था या नहीं। अब आप बताओ, आप इन 6 से 7 रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? हर रिक्वेस्ट की हेडिंग डालो और नीचे अपना जवाब लिखो कि क्या एज पर एज 610 ये इंटरनल ऑडिट के उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। इसके एक हिंट दे रहा हूं, 2 हिंट दे रहा हूं, दो हिंट्स दे रहा हूं, दो हिंट्स दे रहा हूं, 2। सुनो सुनो सुनो, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, ये बीओडी होती है, ठीक है, ऑडिट कमिटी इसका पार्ट होती है, ऑडिट कमिटी इसका पार्ट होती है, ऑडिट कमिटी इसको रिपोर्ट करती है। ऐसा नहीं कह रहा, ऑडिट कमिटी बीओडी का पार्ट होती है। बीओडी में 7 लोग हैं, ठीक है, 7 में से 3 ऑडिट कमिटी हैं, सही है, तो ये इसका पार्ट हो गए। सीईओ बीओडी को रिपोर्ट करता है, सीएफओ सीईओ को रिपोर्ट करता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन किसको रिपोर्ट करता है? ऑडिट कमिटी को। और अगर ऑडिट कमिटी बीच में से हटा दो तो किसको? डायरेक्ट बोर्ड को कर देगा। सर इसकी अपनी एक फंक्शनैलिटी है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की अपनी एक फंक्शनैलिटी है। इसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं चीफ इंटरनल ऑडिटर या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो अगर सवाल में ये लिखा हुआ हो कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर इसको रिपोर्ट करता है तो भी बात एक ही है, क्योंकि जो इसके नीचे के बंदे होंगे ना, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो सब इसको रिपोर्ट करेंगे। हेना के केस के अंदर आमना, काशिफ, सलीम,
हिना को रिपोर्ट करे थे वो सही था, वो थोड़ी डायरेक्ट जाके वीओटी को रिपोर्ट करेंगे। एक हिंट ये है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी हिंट ये है, यानी कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट अगर इसको रिपोर्ट करे या इंटरनल ऑडिट फंक्शन इसको रिपोर्ट करे, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि सीएफओ सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट सीईओ के अंदर आ रहा है ना, सीएफओ के अंदर आ रहा है ना, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर तो सीईओ के पास नहीं जाएगा ना। बात समझ आ रही है, ये कह रहा था। दूसरी हिंट ये कि तुम इस सवाल को सॉल्व करते हुए स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट दिमाग में रखोगे, जो मैंने तुम्हें 6 से 7 बातें बताई थी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का असल में काम होता क्या है। पहले पेज पे ये सवाल था, पहले पेज पे ये लिखा हुआ था कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के 7 काम मैंने तुम्हें बताए थे पहली क्लास में, याद है वो? अगर सारे के सारे याद नहीं है तो क्या ये बात याद है कि मैंने वो 7 स्कोप में डिस्कस किए थे? क्या ये याद है तुम्हें? यार क्या ये याद है तुम्हें? बता दो ना यार, क्या ये याद है तुम्हें ये बात कि मैंने वो 7 बातें डिस्कस की थी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के असल में काम होते क्या है? एडिक्वेसी ऑफ ऑडिट चेक करना, फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करना, ऑपरेशन कंट्रोल चेक करना, आईटी कंट्रोल चेक करना। क्या ये बातें याद है तुम्हें कि वो इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के 3 ई चेक कर लेगा, वीएफएम कर लेगा यानी वैल्यू फॉर मनी ऑडिट कर लेगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू फ्रॉड कर लेगा, कंप्लायंस रिव्यू चेक कर लेगा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर लेगा। ये 7 बातें बताई थी जो अभी बताई है, यही 7 बातें याद है? हाँ या ना बोल दो, सो क्यों रहे हो यार? अभी है ना ऑनलाइन सारे? ठीक है, तो ये दूसरी हिंट है, ये सवाल उससे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ड्राफ्टिंग करो अच्छी सी, सबमिट करो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। इसका सवाल तुम्हारे पास वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सवाल की पिक्चर भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जिनके पास बुक नहीं है या बुक नहीं पहुंची किसी वजह से। इससे पहले जो 2 सवाल डिस्कस किए उसका जवाब भी भेज दूंगा, और सवाल भी दूंगा और जवाब भी दूंगा, सब चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस तुम लोग अपना टाइम लगाते रहो, टाइम जाया नहीं करो, सही है? फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्लास एंड कर रहा हूँ, सही है? कोई सवाल हो तो डीएम में पूछ लेना। बात एक ही है, यहाँ पे बताऊं या डीएम में बताऊं या फिर ग्रुप पे बताऊं, आराम से पूछ लेना, सही है?